अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ और यह मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करार दे दिया है और फैसले में कहा गया है कि इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में गलत गोशवारे जमा कराए। उनके कौमी असम्बली की नशस्त को खाली करार दिया जाता है। इस पर PTI वालों ने एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए हैं, जबकि कहा गया है कि फैसले के खिलाफ आज ही अपील दायर की जाएगी। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐलान किया है कि वो 5 हफ्तों में अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की बदलती हुई खारिजा पॉलिसी को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। और यह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, कानूनी राय डिवाइडेड नज़र आ रही है आज तो तोशाखाना रेफरेंस का जो आज फैसला है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था जो आज फैसला उन्होंने दे दिया है। क्या बेसिकली डिवाइडेड नहीं है, प्रिडोमिनेंटली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रही है। जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, सिवाय इसके किसी पार्टी के लॉयर का मुलाहिजा कर लेते तब तो ठीक है, वरना तो उसकी मुकम्मल तौर पर खिलाफ जारी जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन की एक तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पे जिसे कहते हैं कि उसको ख़राब कर लिया है। आइंदा कोई मतलब बात है PTI किसी तौर पर उसको मानेगी नहीं कि ये जो है इस तरह का इलेक्शन कमीशन। तो इन लोगों ने जो फैसला दिया है वो फैसला इस तरह डूबियस है। देखिए, ये जो तोशाखाना का केस है, ये तोशाखाना का जो केस है, ये बुनियादी तौर पर मोस्ट लीगल केस हो सकता है किसी एक आदमी जो है बैसियत वज़ीर आज़म, बैसियत सदर और उसके डेलीगेशन के हिस्से के तौर पे बाहर जाता, हम भी जाते रहे हैं, आते रहे, वहाँ रहे भी हैं, वहाँ पे उसको यहाँ से भी तोहफे लेके जाते हैं, वहाँ से भी तोहफे लेके आते हैं। वो अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा हो तो उसके बाद कहा जाता है कि आप इसको जमा कर। अब देखिए, सारी बात क्या है, अखबार में तस्वीर तोहफे की उस बंदे के साथ आई, बंदे को मिला, बैसियत प्राइम मिनिस्टर बना, उसका एक ज़िंदगी भर का एक ऑनर होता है, उसको एक रास्ता दिया जाता है कि भाई अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हम थोड़ी कीमत पे आपको दे सकते हैं। ये 2018 में इमरान खान ने इसको अमेंड किया था और पहले तो 10% होता था, अब उन्होंने 50% कीमत आप दें और आप उसको ले लें। अब इसको बुनियाद बनाकर एक केस चला था तुर्की में। 2 लोग थे, अदनान मंदरीस और जलाल बयार। जलाल बयार सदर था, अदनान मंदरीस प्राइम मिनिस्टर था, और ये दोनों जो थे बड़े पॉपुलर लीडर थे। फौज ने टेक ओवर किया। अच्छा, फौज ने उनके खिलाफ मुकदमा किया। जलाल बयार पर मुकदमा चला कि 2 दुम्बे तुमको दिए गए थे तोशाखाने से, वो दुम्बे तुमने घर में बांध ली। अच्छा, और जलाल बयार उसी तरह का केस चलाया गया था और दाद मदरीस को फांसी दी गई थी। आप देखें कि जब रुथलेस होते तो क्या होता है। और अदनान मंदरीस को बकायदा जेल में दफन किया गया था और फिर उसके बाद जब दोबारा रिवोल्ट हुआ उनके खिलाफ तो लोगों ने अदनान मंदरीस को जेल से बाहर निकाला और उसकी कब्र जो है वो बाहर बनाई और अभी अदनान मंदरीस चौक बनाया था तैयब अर्दगान जब वहाँ गया हुआ था। तो एक तो यह है कि एक डिसीजन इसलिए लिया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है गुज़श्ता 6 माह से मुकम्मल तौर पर अपनी नाकामी देख रही है। 6 माह से 17 मई का इलेक्शन करवाया, नाकाम, अभी 3-4 दिन में नाकाम, पंजाब गवर्नमेंट बनाई, हमजा शहबाज को बिठाया, नाकाम। ठीक, इतना कुछ नाकामियों के बाद वो समझते थे आखिरी टेस्ट करवा ले कि इमरान खान पब्लिक में आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब वो आ गया है। अब देखिए क्या होता है। हिलाली साहब अगर बात कर लेंगे तो फिर मैं इसकी थोड़ी सी और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल हिलाली साहब की जाने बढ़ते हैं। हिलाली साहब, आप आज के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? आप समझते हैं कि फैसला कमज़ोर है और अगर PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली जाती है, जो कि वो डिसीजन ले भी चुके हैं जाने का, तो वहाँ पर ये ओवरटर्न हो सकता है, आप समझते हैं? मैं नहीं सिर्फ समझता हूँ कि वो ओवरटर्न हुए, मेरा सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं सर्टेनिटी है कि ये फैसला जो है ये ओवरटर्न होगा। इसलिए इनको और औरिया साहब शायद एक्सप्लेन करेंगे कि इनके पास पावर ही नहीं है ये ऐसा फैसला करके किसी को डिस्क्वालीफाई करना। मगर छोड़िए ये बातें, लीगल बातों पे मैं थोड़ा हट के मैं बात करना चाहता हूँ मॉरल बातों पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अवाम जो है वो कहती है कि 3 गाड़ी इलीगली, बकौल हमारा सस्पिशन है और हमारा पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि इलीगली जरदारी साहब ने तोशाखाना से ले लिया था। दूसरी बात, उन गाड़ियों का जो कीमत थी वो किस अकाउंट में से आया था और किस अकाउंट से आया था वो भी सस्पिशियस है। यूसुफ गिलानी साहब ने एक गाड़ी लिया, नवाज शरीफ साहब ने एक गाड़ी लिया। भाई ये केसेस तो इससे बहुत पहले हैं, इन पे तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन छोड़े, इन पे तो ट्रायल भी नहीं हुआ है CEC में। तो पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ इमरान खान के लिए इन्होंने रिजर्व किया है। दूसरी बात ये है
कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, एक को डेंगी था, मगर वो आके वो रिपोर्ट उसने साइन किया, पता नहीं कैसे आया और कब आया वो, कब नहीं। खैर दूसरी बात है कि एक और इलेक्शन कमिश्नर जो सिंध का है, वो तो सुना ये है कि वो एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो क्या लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल या एक इदारा जो गवर्नमेंट के तहत है, क्या वो इलेक्शन कमिश्नर आप बन सकता है? कोई चैलेंज किया है इसको? कोई पूछा है इसको? इलेक्शन कमीशन खुद ही नहीं पूछा किया है कुछ चीज। तो देखिए ये सब बातें हैं जो सवाल हो रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ये किस किस्म का जस्टिस दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक आप माला फाइडे नहीं प्रूव कर सकते, जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते कि ये सिर्फ एक बाबू एरर नहीं है, ये एक डिलिबरेटली फ्रॉड परपेट्रेट किया गया है मुल्क के खजाने के खिलाफ, तो वो नहीं। अब वो फ्रॉड कैसे परपेट्रेट किया गया होगा जब फ्रॉड हो ही नहीं सकता? माने कि ये गिफ्ट्स जो उनको मिले थे ये रजिस्टर्ड थे, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, उस अगर फॉरेन विजिट था तो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के पास थे, अगर इंटरनल विजिट था तो उन प्राइम मिनिस्टर्स हाउस के पैसे थे। और मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने तोहफे मैंने हासिल किए, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे तोहफा दिया गया है टिल आफ्टर द विजिट वाज ओवर। 3-4 दिन बाद किसी ने कहा, जी वो बहरेनियों ने आपको एक छोटी सी घड़ी दी हुई है। कहने की बात सिर्फ ये है कि माला फाइडे जब ना हो, या एक क्लरिकल एरर हो, या एरर ऑफ फैक्ट हो, और उससे वो छुपा नहीं सकते, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर को पता होने के पहले उनका जो तोहफा है चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के पास आता है, वो बताता है उनको कि आपने ये तोहफा दिया। ये नहीं है कि वो प्रिंस एक मिलता है और उसको एक तोहफा देता है, कहता है जेब में डाल के वो चल पड़े। नो, नॉट लाइक दैट। तो कहने की बात सिर्फ ये है, माला फाइडे नहीं है। और मेरे ख्याल में इस किस्म का स्टेप, जब आपके पास इख्तियार भी नहीं है कि आप उनको डिसमिस कर सकें, डिस्क्वालीफाई कर सकें, वो सिर्फ कोर्ट्स कर सकते हैं। बिल्कुल सर, यही पॉइंट तो ये मेरा रीजन है कि इख्तियार पर बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के कि वो इस मामला हल कर भी सकता था कि नहीं। और ये साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, इमरान खान का आज बयान आया है इस फैसले के बाद, और वो कह रहे हैं कि आज के बाद आवाम से बात करने का शायद मौका ना मिले। क्या समझते हैं आप, ये किस तरफ इशारा है उनका? देखिए, ये तो उन्होंने इस बात को बहुत प्रियम्प्ट किया है कि शायद उन्हें गिरफ्तार करा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में मुकदमा करे, वो सिविल कोर्ट में। लेकिन मैं पहले इसके मुताबिक आ जाऊं। 63 जो है P1 के मुताबिक उन्होंने ये इसको टेन्योर को किया है अपना इसको डिस्क्वालीफाई। ही इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चोजन एज अ मेंबर फॉर द टाइम बीइंग। एक उस अरसे के, अच्छा होता क्या है कि जिस अरसे के लिए ये होना चाहिए था, यानी इलेक्ट हुआ है उस अरसे, अकल अगर मियांवाली में इलेक्शन होता है तो इमरान खान इलेक्शन लड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल। ये तो ये है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 173 और 137 के हिसाब से किया। इसके तहत आपने गोशवारे जमा कराने होते हैं। अब गोशवारे जमा कराने की आखिरी डेट है 31 दिसंबर। उसके खिलाफ अपील हो सकती है 120 दिन के अंदर। तो ये केस कब शुरू हुआ है? केस तो शुरू है अपने 6 महीने के बाद, मैंने 240 दिन के बाद। तो एक तो ये भी फ्लॉ है। फिर 137 और 1 उसके साथ 173 है, ये भी उसको कहता है कि अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसको अगर लॉन्च होगी तो फिर जाके साबित किया जाएगा क्या किया। पीटीआई का मौकिफ ये है कि हमने एक तोहफा जो है, तो आप बात सही कहते हैं। मुझे याद है ईरान गए थे, ईरान में उसने प्रोटोकॉल वाले ने कहा कि जो आपको भी पता नहीं एक वॉल क्लॉक है, 2 चीजें और चीजें आप मिली, वो हमें पता नहीं होता था कि आपके हिस्से की भी आई हुई है, वो जाके हम ले लेते थे। ये सारी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से आप पैसे देके उसको लेते हो, रसीद जमा होती है। कहते हैं वो रसीदें जो हमारे एसेट का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कीमती चीज थी, मैंने बेच दी, मैंने अपने घर में खर्च कर लिया। अब इमरान खान को एवन फील्ड तो है नहीं, इमरान खान के पास कोई मतलब यह है कि सरे पैलेस तो है नहीं, इमरान खान की शुगर मिले तो है नहीं। इमरान खान को अगर नौकरी के अलावा इस तरह की एक चीज मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो उसने बेच दिया। कौन नहीं है अपने घर के जेवर बेचता अपने, जब उसको खाने पीने की जरूरत पड़ती है, बेच के उसने कहा कि मैंने पैसा बताया और पैसा जाके इनकम टैक्स को दे दिया। अब इनकम टैक्स के अंदर वो मौजूद है। गोशवारे जो हैं वो अब गोशवारे का जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर होता है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान अगर नाअहल होता भी है, अगर ये प्रूफ भी होता भी है, तो वो उस वक्त तक होता है जब तक उसका टेन्योर है।
और अगर दोबारा एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के दोबारा इलेक्शन होता है, उसकी न्यायाली खत्म हो जाती है। इतना कंफ्यूज केस है लीगली, इतना दोनों। लेकिन एक बात याद रखें, जो फैसला इन्होंने करवाया है, और मैं आज भी कहता हूं जो फैसला इन्होंने करवाया है, मैंने आपको 2 मेंबर्स की बात बता दी कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में किसी मेंबर के बारे में ये हो कि वो बिगिनिंग ऑफ द सर्विस में उसके ऊपर इतना करप्ट रेफरेंस बना था कि पाकिस्तान की अखबारें जो थी 3 महीने तक उसके डिटेल छापती थी। और ये बात मैं कर रहा हूँ 1988, 87, 89 की, जब ब्यूरोक्रेट्स कहीं कहीं खबर निकलती थी। और अब आप उनके देख लें सारा कुछ। तो असल मसला यह है कि इलेक्शन एक आइंदा अगर इलेक्शन हुए और अगर पब्लिक अपराइजिंग आई जैसा शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले जाएगा, इलेक्शन बाद में। ठीक है, मतलब अब हम देखते हैं कि किस तरह से आवाम भी रिएक्ट करती है, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं PTI के कारकुनान की जानिब से। इसी इशू पर बात करेंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही है तोशाखाना के अहम फैसले से मुतालिक और हमारे साथ उरिया मकबूल जान और ज़फ़र हलाली साहब मौजूद हैं। उरिया साहब, इमरान खान की मकबूलियत पर आप क्या समझते हैं? आज के इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है? हम देख रहे हैं कि रिएक्शन तो आना शुरू हो गया है, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं, इज़हार यकजहती किया जा रहा है इमरान खान के साथ। क्या देख रहे हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं PTI की सियासत पर? नहीं, PTI की सियासत देखिए, इमरान खान का डिफीट तो नहीं कर सकते इसका। इमरान खान की आप पॉपुलैरिटी को किसी न किसी तौर पर इलेक्शन में भी आपने देख लिया, जलसों में भी आपने देख लिया, रेगुलर सूरत हाल के अंदर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो दिन और इससे तो और बढ़ेगी। देखिए ना, होता क्या है कि इमरान खान की इस सारे अरसे के अंदर तमाम रैलीज अनप्लैंड है, ना बसें रेंज हो रही हैं, ना लोगों को लाया जा रहा है, ना बिरयानी खिलाई जा रही है, ना नान कबाब खिलाए जा रहे हैं, ना कोई और चीज़ है, लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। इमरान खान ज़रा सा फैसला होता है, लोग अचानक बाहर आ जाते हैं, लोग सड़कों पे खड़े होते हैं। फिर उसके बाद यह है कि वो एक जगह से तकरीर करता है, 10 जगह वो सुना जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी और लीडर को ये चीज़ नसीब नहीं हुई। 77 में भुट्टो के खिलाफ लोग खड़े हुए थे, वो अब्रप्टता, उसकी गलती पता है क्या हुई थी? गलती ये थी कि भुट्टो ने सारी PNA की लीडरशिप को बंद कर दिया था, तो नेगोशिएशन के लिए कोई नहीं रह गया था, आम आदमी बाहर निकला था। अगर इमरान खान को आज ये बंद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई लीडरशिप जब नहीं रहती तो फिर होता यह है कि SHO का मुकाबला हो जाता है मोहम्मद हुसैन ग्वाल मंडी वाले से जी। तो मोहम्मद हुसैन ग्वाल मंडी वाला ग्वाल मंडी को ज्यादा बेहतर जानता है हमारे SHO से। उसको पता होता है किस छत से मैंने पत्थर मारना है SHO को, उसको पता होता है कैसे मैं सुई आंसू गैस से बचना है, उसको पता होता है कि थाने वाला कितना कमजोर है, उसको पता होता है ये कितने बददियानत और रिश्वतखोर हैं, उसको पता होता है ये लोग कितने हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन कभी आगे बढ़ सकती है अगर पब्लिक अपराइजिंग हो जाए? क्लैरिटी नजर नहीं आती। बिल्कुल। हलाली साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे थे और ये साहब के कुछ टेक्निकल लकूनाज निकाले जाते हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुल्क के बड़े सियासतदानों की नाअहली और हाइपर टेक्निकल नॉट आउट कितना जस्टिफाइड है? क्या समझते हैं आप, इस तरह से मुल्क की सियासत कैसे चलेगी? देखिए, पहली बात तो मैं उस पर आता हूँ। पहली बात मैं जल्दी से आपको बता दूँ जी कि मैं तो समझता हूँ कि ये एक बड़ा शर्मनाक बात है कि आप वापस आके सबको बताते हैं कि मुझे ये तोहफा उन्होंने दिया, सऊदियों ने ये तोहफा दिया, बहरेनियों ने ये तोहफा दिया। अरे यार देखो तो सही, बहरेनी जो तोहफा दिया है वो 10 रुपये का है और सऊदियों ने दिया है वो 5 रुपये का है, मगर देखिए उनके पास कितने पैसे हैं और उनके पास कितने पैसे। इट्स एम्बैरेसिंग। सही बात भाई, तुम जाके कहना कि मुझे तोहफा मिला है फलाने मुल्क से, कभी कभी वो बताता है कि वो मुल्क जो है वो आपका क्या कदर करता है। जो मुल्क महंगा नहीं देता है तो लोग कहेंगे देखो यार ये सऊदी अरेबिया जाके आया और हमारा जब प्राइम मिनिस्टर गया था उसको डायमंड का वॉच दिया, इसको तो एक इसने कोई तांबे का कुछ चीजें दे के पार कर चला दिया। सही बात। दिस इज रॉन्ग, इट्स बैड। और इट इज, ये किसी और मुल्क में नहीं होता है, ये तो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसलिए कि ये पॉलिटिशियंस जो भी होते हैं हमारे लोग एक एक को इतना चोर समझते हैं कि वो कहते हैं बताओ, और दूसरा मुल्क जो है वो बड़ा एम्बैरस हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे
अगर ये वॉच उसने बेचा है, उसकी घड़ी हो गई, आप पैसे दें और घड़ी आपकी हो जाती है। अब आप जो मर्जी करें उसे, और आप जाके अगर उसको बेचते हैं, चलो वो कुछ लोग कहते हैं नॉट इन गुड टेस्ट, चलो ठीक, उसी मुल्क में जाके करना, मगर जो दुकानदार लेता है उसको तो पता चल जाता है, इसलिए कि आपने बड़ा ये किया है, बता दिया है सबको कि क्या मिला था। वो कहता है प्रिंस को वो फ़ोन करके कहता है ये आपकी घड़ी है, ये मेरे पास आ गई है, हाँ सर मैं इसको रखूँगा और ये और वो। You don't do these things यार, ये पता नहीं इनको तमीज़ कौन सिखाया है, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इस किस्म की, आपको पता है कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि क्यों वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा, नहीं कि वो इत्तेफाकन हो जाए, वो भी हो सकता है, मगर क्रिएट होगा, इसलिए कि अगर वायलेंस होगी तो किसी का फायदा है इसमें। अच्छा, अब आपको मैं नहीं बोल सकता हूँ किसका फायदा है, मगर किसी को फायदा होगा, इमरजेंसी लग जाए किसी का फायदा होगा। आप समझ गए ना मेरी बात? जी जी जी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये होगा, और 2 दिन बीबी याद रखें, 2 दिन अगर एक शहर बंद हो तो फिर तो फ्रैंकली 2 दिन अगर एक आदमी खाए नहीं, काम नहीं कर सके, फैमिली ये है इन द सिटी एरियाज, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। तो ये आप क्या करना चाहते हैं? यू वांट टू इनवाइट, किस चीज़ के लिए भाई? ये एक बाबूगिरी, इसलिए कंडीशन सब फुलफिल नहीं हुए हैं। माने जैसे मैं कहता रहता हूँ कि ट्रैफिक लाइट लाल है तो लिहाजा ख़राब हो गया है, तो आप 1 महीना उधर खड़े रहें जब तक वो आके ट्रैफिक लाइट को फिक्स करते हैं, इसलिए लाल है। फॉर गॉड से ग्रो अप। और ख़ास तौर डालते हैं, ख़ास तौर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो होता है वो गवर्नमेंट में आने वाला होता है ना, दैट्स द काइंड ऑफ ऑपोजिशन जो होता है, कुछ नहीं। बिल्कुल एक पॉलिटिकल कायोस हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ मैं हलाली साहब। और ये सब पार्टी की सदारत का सवाल भी खड़ा हो गया है पीटीआई की। क्या देख रहे हैं आप? शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ की सदारत की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ये पता नहीं उससे सवाल है, किससे कैसे पार्टी का नायल कैसे हो गया? एक आदमी अगर इलेक्शन लड़ सकता तो उसका मतलब उसको ओवरऑल तो नायल नहीं करार देते, पार्टी का सदर रहेगा। पार्टी का सदर तो पार्टी को नायली तो बिल्कुल और तरह की, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो उसने ये जो 63P1 मैंने आपका है, इसमें उन्होंने कहा है कि ये P1 के किसी एक और कानून के तहत अगर नायल होता है तो फॉर द टाइम बीइंग, और टाइम बीइंग को तो डिफाइन ही नहीं किया हुआ इसने। टाइम भी क्या होता है? 10 मिनट के लिए भी हो सकता है। यानी आज इसमें आज इंटरप्रिटेशन जो अभी वो जो बाबर, वो क्या नाम है, जो बाबर साहब तो वो जो राजा साहब और अनवर मंसूर साहब वो कह रहे थे ये तो मियांवाली में इलेक्शन होगा तो इमरान खान उसमें खड़ा हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो कुछ चीजों का इख्तियार ही नहीं है। ये जो 63 या इसकी चीजें, इसको तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, या कोर्ट ये जाके चले। अब वो गेम खेल रहे हैं ना। हिलाली साहब, बड़े लीडर्स का मौक़िफ़ तो ये होना चाहिए कि अगर हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज मरीम नवाज़ ने इस फैसले के बाद ये कहा है कि अगर नवाज़ शरीफ की टेक्निकल ग्राउंड्स पर नाअहली जस्टिफाइड थी तो इमरान खान की भी जस्टिफाइड है। इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर अब क्या देखते हैं, कहाँ जाएगी? जी। नवाज शरीफ को 7 साल एवन फील्ड के अंदर सजा हुई थी, ये लोग नहीं बताते। बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड। जी हिलाली साहब आप बताइएगा। हाँ जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा बेबी, आपने कहा बड़े लीडर्स, मगर पिद्दी लीडर्स क्या कहते हैं? वही जवाब उनका, तो रिएक्शन वही होता है जो उसका हुआ था। नहीं, इनसे कुछ चीज नहीं एक्सेप्ट करें। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 साल पहले पाकिस्तान 1990s में पाकिस्तान का पर कैपिटल इनकम जो था, पर कैपिटल इनकम नहीं, पर कैपिटल जो जीएनपी से लिंक करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपको पता है हिंदुस्तान और चीन से ज्यादा था। ठीक, बिल्कुल ठीक। 30 साल में ये 2 फैमिलीज ने इसको इस वक्त सब सहारन अफ्रीका की इक्वालिटी में ले आया है। बेशक। और अगर कोई फैक्ट्स जानना चाहता है तो पढ़ ले, मैंने ट्वीट भी किया है। कहने की बात है, इन लोगों को चोरी के अलावा, आई एम सॉरी, चोरी के अलावा क्या पता है? इल्फर्ड चले जाएं लंदन में,
जिधर आप जाएं वो टैक्सी ड्राइवर कहेगा ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है। अरे यार कमाल है। मैं समझता हूं उनका इधर इतना नहीं है जिधर उधर है, एंड इट्स एम्बैरेसिंग। तो बस आई एम सॉरी, क्या बताएं। जी बिल्कुल। ओरिया साहब आप बताइए, फवाद चौधरी ताहयात नाअहली के कानून में तरमीम की बात कर रहे थे, रिसेंटली उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं और ओवरऑल भी पीटीआई की जानिब से ये जोर दिया जा रहा था कि ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि किसी भी किस्म की नाअहली हो सकती है और इस हवाले से फिर वो कोशिशें कर रहे थे? हयात नाअहली जो है ना वो है बेसिकली 62-63 के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके हुई थी और वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट कहते थे हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि हम कैसे करें, क्योंकि आपने आइन के अंदर लिखा नहीं। ओवरराइट। पाकिस्तान में आइन का मसला ये है कि आइन में अगर किसी के खिलाफ वो आइन इस्तेमाल हो गया है ना तो बड़ा रोता जोता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है तो कहता है मैं दूसरे के खिलाफ क्यों इस्तेमाल ना करूं, तो उसको फिर उसको आरी से ज़िबा करता है। 62-63 जो है उसके जब ये आया है ना, ये ज़ियाउल हक लेके आया था, उसके बाद जुनेजो की गवर्नमेंट आई, फिर बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, फिर बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद क्या नाम है जो अपना चौधरी शुजात और शौकत अज़ीज़ की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद जरदारी की गवर्नमेंट आई, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, फिर इमरान की। किसी ने तब्दीली नहीं किया। क्यों? तुम 150 अमेंडमेंट करते हो, जो 18th अमेंडमेंट है तो उसमें को 150 आपने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। जो भुट्टो का आइन, ये भुट्टो का आइन नहीं है, ये तो पता नहीं रज़ा रब्बानी का आइन है, लेकिन आप हालत ये है कि आप ये तब्दील नहीं करते हो। तो आपको पता है कसाई का छुरा मेरे हाथ में है, मैं मुखालिफ की गर्दन पर चढ़ाऊंगा, वो आता है कहता है कसाई का छुरा मेरे हाथ में आ गया। तो ये फवाद चौधरी साहब जो है ऐसी बातें करते हैं, जब ये इक़्तिदार में आ जाएंगे इन्होंने भी कुछ नहीं करना। निकाल दिया होता तो अच्छी बात थी, नहीं निकाला, अब भुगते सब भुगते। लेकिन मसला सारा ये है, आप मुझे ये बताएं 62-63 क्या कहता है कि एक आदमी सच्चा हो और एक आदमी ईमानदार हो, ट्रुथफुल हो और ऑनेस्ट हो। क्या ये लोग नहीं चाहिए पाकिस्तान में? क्या ये बैरियर नहीं होना चाहिए? क्या इनको माफ कर देना चाहिए एक झूठे आदमी को? क्या माफ कर देना चाहिए एक बददियानत को? क्या इसलिए माफ कर देना चाहिए कि उसको 2 लाख लोग वोट देते हैं? क्या इसलिए माफ कर देना चाहिए कि उसको 4 लाख फॉलोअर है उसके? तो फिर तो बदमाश के डेरे पे भी 10,000 बंदा बैठा होता है। इस लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा ट्रक था, टीपू ट्रका वाला, वो जब मरा था लाखों लोग उसके जनाजे में थे। बिल्कुल। ये तो कोई उसूल ही नहीं है। फिर आपने बना दिया, आप पे वोट ले लो, आप भत्ताखोरी करो, आप लीडर हो। आप वोट ले लो, आप पूरी की पूरी जनाब फैक्ट्री में 400 बंदों को जला दो, आप लीडर हो। आप वोट ले लो, यहां से माल लूटो, वहां जाके ठहरो, आप एवन फील्ड में ठहरो, आप सरे पेरिस में ठहरो, आप अपने रिकॉर्ड जाया करो, आप लीडर हो। वो भाई ये 62-63 मेरे जैसे गरीब के लिए बना हुआ है। वापस आते हैं हिलाली साहब और ओरिया साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद हम पाकिस्तान की बदलती हुई खारिजा पॉलिसी से मुतालिक बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इशारे दिए हैं जिनसे महसूस होता है कि पाकिस्तान अपने खारजा मामलात में कोई नई सिमत तलाश करने की कोशिश में है। तो क्या वाकई ऐसा है या बस वक्ती है? इस हवाले से बात कर रहे थे ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सब पाकिस्तान ने रूस से तेल ख़रीदने का इंदिया दे दिया है, तो क्या ये इशारे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से अपना रास्ता अलग कर रहा है? देखें वो जो इसका शेर है ना इकबाल का, क्या बाए हो कि जब ये शहर ज़ेरे आब आया है, ठीक है, आखिर शब्दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या, आह जब गुलशन की जमीयत परेशान हो गई, फूल को बादे बहारी का प्याम आया तो क्या। जब रूस आपके साथ तल्लुकात बनाने के लिए ईगर था तो आप जो थे वो कभी यूं डोलते थे, कभी यूं डोलते थे, कभी यूं करते थे। आपने पूरी की पूरी एक रिजीम चेंज कर दी उस सारे प्रोसेस के अंदर। आपको शायद याद नहीं कि इमरान खान की आमद से पहले यही तजर्बा जो था उन्होंने यूक्रेन में 2014 ऑनवर्ड दोहराना शुरू कर दिया था। 2014 में उन्होंने बाकायदा एक रिजीम चेंज करके ज़ेलेंस्की को लेके आए थे, बाकायदा इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से लेके आए थे, बंदे खरीदे थे, नो कॉन्फिडेंस मूव किया था और फिर रूस को बाकायदा क्रीमिया पे हमला करके कब्जा करना पड़ा था। यह भी तेजी दोहराई जा रही थी, लेकिन उस वक्त उस पर जब यूक्रेन पे हमला हुआ तो पूरी दुनिया ने बड़ी सोच समझ के फैसले किए। पाकिस्तान की तो
यूएस के साथ उस तरह की दोस्ती है ही नहीं जितनी कि सऊदी अरब की है। सऊदी अरब के 74 में अगर वो उसको डॉलर को पेट्रो डॉलर जो है शाह फैसल ना बनाता तो अमेरिकी डॉलर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अरामको जब यहाँ पर आई है, जब उसने सऊदी अरामको जब खोली है, जब अमेरिकन ऑयल कंपनी जब आई है, तो उसके तेल ने पूरी अमेरिका की जिंदगी बनाई है। सऊदीज को स्टैब्लिश करना, वहाँ पर वो सारे का सिस्टम लगाना, हालत ये थी कि फर्स्ट इराक वार में जब सद्दाम से वॉर हुई थी तो पैट्रियट मिसाइल की बैटरी पूरी वहाँ पर खड़ी कर दी गई थी। वो प्रिंस वो आंखें दिखा रहा है, वो कहता है कि भाईजान क्या कर रहे हो, हमने जिंदगी नहीं गुजारनी। हम उसका जो चचादाद भाई है, जब का भतीजा है, उसने कहा हम तो जिहाद की कॉल करेंगे अगर अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा होगा। और उन्होंने कहा कि हम ये इसको बैटरीज को उठा के हम किसी और जगह ले जाएंगे, यूक्रेन में ले जाएंगे, ये जो हमने अपना डिफेंस सिस्टम आप पे लगाया हुआ है, हम आपको आप पर भुगत हो जाए। अब वो चाह रहा है कि अमेरिका ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया फैसला कर चुका, इंडिया तेल लेने के लिए अपने अकाउंट्स खोल चुका, ईरान कर चुका, अफगानिस्तान कर चुका, सऊदी अरब ने बाकायदा उसके अंदर ओपेक के अंदर उसको शामिल कर लिया। अब आप इसाक डार साहब वहां खड़े होकर कहते हैं क्योंकि आपकी IMF की नेगोशिएशन फेल हो गई हैं, आपको पता चल गया है कि हमें हमारा कान मरोड़े जा रहे हैं, आपको पता चल गया है कि फैक्टिव में हमारे ऊपर तलवार लटकनी नजर आ रही है, आपको पता चल गया है कि पेरिस क्लब जो है आपसे पैसे मांगने के चक्कर में है। आपने कहा हम तो अब तेल वहां से खरीद देंगे। अब 3 काम करने वाले हैं। ये करेगा अमेरिका को नाराज, आप यूक्रेन के हक में वोट नहीं देंगे, ठीक है, आप जनाब इसमें आपने ये बयान दे दिया और आपने कहा कि हम उससे तेल खरीदेंगे, ठीक, और गैस तो ज़ाहिर बात आ ही नहीं सकती, वो तो अफगानिस्तान के पॉलिसी से पाइपलाइन नहीं है, ट्रक आएंगे, कैसे आएंगे, तुर्कमानिस्तान से आएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने की हैं रिटेलिएशन में, शायद अमेरिका को धमकाने के चक्कर में कि अमेरिका फंसा हुआ है। लेकिन अमेरिका के पास एक और कार्ड मौजूद है जो वो कह रहे हैं। हिलाली साहब, खान साहब का ये बयानिया था कि रूस से तेल लेने की बात पर अमेरिका ने उनकी हुकूमत पर प्रेशर डाला, साजिश हुई और उनकी हुकूमत गिरा दी गई। तो अब अगर PDM रूस से तेल लेने की बात कर रही है तो आप समझते हैं कि उन पर भी किसी किस्म का प्रेशर आएगा? देखिए, ये कह तो दिया है कि रूस से ये तेल खरीदेगा, मगर बद्दार को याद होना चाहिए कि रूस के दुश्मन को आप माने यूक्रेन को आप असला दे रहे हैं, और वो असला जो हमारे फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और वो शिप हो रहे हैं काफ़ी इन मेजर क्वांटिटीज। तो क्या समझते हैं, दुश्मन को आप, रूस के दुश्मन को आप हथियार दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, कैसे समझेगा रूस? दूसरी बात, ये क्या ये एक न्यूट्रल एटीट्यूड है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है बीबी कि ये रूस और पाकिस्तान और रूस यूक्रेन ये सब बातें नहीं है। एक्चुअली जो आपका सवाल है पर्टेन्स टू पाकिस्तान US रिलेशंस, और ये एक अनहैप्पी मैरिज है और रही है। अच्छा। मगर अफसोस से तलाक जो है, जो होना चाहिए, जो इसीलिए तो तलाक को इन्वेंट किया गया है कि अनहैप्पी मैरिज का नतीजा होना चाहिए तलाक, वो हम नहीं पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्या नहीं है जो अमेरिका ने नहीं किया है हमारे साथ? हमारे साथ दोगलापन किया है, बुज़दिली किया है। क्या ये अच्छी बात है कि वो जाते हैं हिंदुस्तान को कहते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा तो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ तो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, यू आर आर मेजर नॉन नेटो पावर एलाई। इनके साथ एक अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशंस हैं, वो जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है उनसे बात करते हैं, जब नहीं पड़ती है हम इनको दूर रखते हैं। भाई इनको तो हम अच्छी तरह जानते हैं। और काफी नहीं था कि वेंडी शर्मन ये कहें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को इन पब्लिक, मगर इधर आके वही औरत ने पाकिस्तानी लीडर्स के मुंह पे कह दिया। अब आप मुझे बताएं कि इस किस्म के रिलेशनशिप को आप अहमियत देना चाहते हैं? क्या आप समझ नहीं सकते कि उनका क्या कदर है? आपका क्या मानते हैं वो आपको? डू मोर से क्या मानते हैं? ओवर फ्लाइट्स दें, बेसिस दें, हर वक्त ये मानते हैं। अगर उनका दाल गलता तो आपको वियतनाम वॉर में शरीक होना पड़ता, अगर उनका दलता तो कोरियन वॉर में आप शरीक होते।
भाई अंडरस्टैंड वो किस किस्म का मुल्क है, वो आपसे पैसे देते हैं आपको कुछ चीज हासिल करने के लिए ना। हर वक्त कहते हैं नो फ्री लंच, नो फ्री लंच। तो मान जाएं और उनको छोड़ें, दफा करें उनको। ये इसका मतलब नहीं है उनको गाली गलोच करके आप धकेल दें पाकिस्तान से, नहीं, मगर शो बाय योर एक्शंस कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी है। रूस है, अगर बड़ा अच्छा फैसला किया इमरान खान ने कि जब उन्होंने कहा उस दिन जो डिक्लेयर किया, उस दिन इन्वेजन हुआ था यूक्रेन ने, बड़ा अच्छा फैसला किया कि हम वापस नहीं जाएंगे, इसलिए कि वी हैव नथिंग टू डू विद रशियन फॉरेन पॉलिसी। हम आए अपने मकसद के लिए और हम अपना मकसद पूरा करके जाएंगे। तो देखिए, कहने की बात यह है कि एक ही इदारा है इस मुल्क में, और आई अंडरस्टैंड क्यों, इसलिए कि हमारे पास अमेरिकन हथियार हैं, ये है वो है, अमेरिका हमें पैसे देता है इन रिटर्न फॉर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। और जो हमने अमेरिका के साथ कोलैबोरेट किया है अफगानिस्तान में, वो तो बेमिसाल है। तो अब वक्त वो पॉलिसी हैज, इट शुड स्टॉप, माने चेंज आना चाहिए। वाकई यू मूव ऑन। अब आप चीन देखें, रूस देखें, ईरान देखें, उधर जाएं और आपके हमसाया मुल्क हैं। बीबी आप मुझे बताएं, कभी हुआ है कि आपके पास एक चीज की कमी हो, नेमली एनर्जी, गैस जो भी है, और एक मुल्क वो सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसिंग मुल्क है ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड, और एक पाइपलाइन नहीं है, और वो मुसलमान भी है, और उसके साथ आपके ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हो। और जिस दिन जरदारी ने साइन किया वो ट्रीटी अहमद निजाद से, क्या कहा उसने? कहा ये तो कभी नहीं होगा, अमेरिकन्स विल नेवर अलाउ इट। वाह, तो फिर आपने साइन क्यों किया? यू सी, इस किस्म के आपको याद होगा कि जब उसने यूनिकॉल के बारे में आके कहा था कि अमेरिकन एम्बेसडर ने कि इसको आउटराइट इसको दे दो, तो बेनजीर ने उसको कहा था कि तुम जो है बाकायदा पब्लिकली माफी मांगो। अमेरिकन एम्बेसडर को कहा था, इट्स ऑन द रिकॉर्ड। और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद बेनजीर की गवर्नमेंट चली गई थी, और उसके बाद बेनजीर को वहां आने नहीं दिया गया, वो गवर्नमेंट में नहीं आई। तो बात लारी साहब की बिल्कुल ठीक है कि हमें निकलना चाहिए इस सारे मामले के अंदर, और ये सागदार की तरह नारे मारने से नहीं, ये नहीं निकल सकते ना। देखे ना, इनकी सारी जायदादें वहां पर हैं, इनके सारे के सारे इंटरेस्ट वहां पर है, इनका सारे का सारा कारोबार, ये वो निकल सकता है जिसका एक पैसा भी बाहर ना हो। सीटो सेंटो के अंदर हम थे, हमारी जंग शुरू हुई, हम दुनिया पूरी के बदनाम थे। हमने बड़ा पीर का अड्डा जो था वहां से हमने उनका जासूसी त्यारा उड़वाया, वो त्यारा जो था वो रूस ने मार दिया। रूस ने कहा हम तुम्हारे लिए इसको लाइन खींची हुई, हम तुम्हें देख लेंगे, और हमारी जंग छिड़ी, अमेरिका ने असला बंद कर दिया। अब असले की डिपेंडेबिलिटी भी कम से कम होनी चाहिए आपके ऊपर। अब तो खैर एयरफोर्स की डिपेंडेबिलिटी तो कम हो ही गई है, लेकिन असल मसला डिपेंडेबिलिटी का नहीं है। असल मसला हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी के अपने इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के अपने इंटरेस्ट हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, इनकी नौकरियां बाहर हैं, ये बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। इनमें आप देखें, खुद देखें 2,500-3 हज़ार तो लोग ऐसे हैं सिविल सर्विस के अंदर जिन्होंने नेशनलिटियां ली हुई हैं, और ये लोग वहां बैठते हैं और यहां से उठते हैं वहां जाके चले जाते हैं। इनकी औलादें बाहर हैं, सब कुछ, मफाद का टकराव हो रहा है साहब, आप समझते हैं मफाद का टकराव हमें देखने में मिल रहा है। वो फैसला करते हुए खराब करते हैं, फैसला करते हुए खराब करते हैं। अच्छा, एक तो पाकिस्तान में सियासी हलचल हो रही है, बरतानिया में भी सियासी हलचल हुई है। वज़ीर आज़म लिज ट्रुस ने इक़्तिदार संभालने के महज 45 दिन बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आप क्या समझते हैं ओरिया साहब, दाखिली मुआशी मसाइल की वजह से उन्होंने ऐसा किया या फिर कुछ और अवामिल भी हैं पसे पर्दा? देखिए, एक तो ये है कि बरतानिया की जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें बंदा घूमता घामता रहे, चलता रहे, स्टील फ्रेम उसका बड़ा मजबूत है। अमेरिका के उसने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने थोड़ा रेट्स ठीक करने होते हैं, उनका पूरा का पूरा सिस्टम, यहाँ तक कि उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो चलाते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त ये आई थी, मुझे उसका एक बयान बड़ा अजीबोगरीब लगा था। अच्छा, क्या? उसने कहा था कि यूक्रेन वॉर जो है ये हमें बहुत तंग करेगी, और अमेरिका के कहने पर इसमें दाखिल तो हो चुके हुए हैं, लेकिन हमें अगर यूरोप को कायल न कर सके तो फिर हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत और महंगाई और सब कुछ हो जाएगा, और हम इस मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक टॉल ऑर्डर है कि मैं यहाँ पर रहूँ। वो जाहिर बात है, आपको मलका बरतानिया के इंतकाल से 1 दिन पहले उससे मिली थी, उसके बाद उसने टेक ओवर किया था। उसके बाद तो 15 दिन तो मलका बरतानिया का चलता रहा, अरबों पाउंड जो है उस पर लगा के उन्होंने
उन्होंने वो किया, आज ये आ रहा है, पूल आ रहे हैं, ये वो। उसके बाद जब एक्चुअली रियल सिचुएशन ये है कि पूरे के पूरे बरतानिया के अंदर क्राइसिस आ चुका है। दो वजह से बहुत अहम क्राइसिस आया है। एक तो ये है कि बरतानिया की ऊपर जो ईस्टर्न नॉर्दर्न जो एरिया था, उस कॉरिडोर, उसमें विंड चलनी बंद होगी, अल्लाह ने हवा बंद कर दी और सारा का सारा उसमें जो 40% एनर्जी थी वहां पे आता था। दूसरा उनका ये था कि कोल पे जाने लगे, वो अप्रैल से पहले कोल ऑपरेट नहीं हो, एडम्बरा का प्लांट जो कोल वो अप्रैल से पहले नहीं हो सकता अगले साल, क्योंकि उसको खोलना है, साफ करना है, कोल की बनाओ। फिर उसके बाद LNG के बारे में यूरोप सारा परेशान लगा हुआ है। यूरोप के साथ आपके सारे मसाइल बड़े अजीबोगरीब के। इस वक्त जो स्टील मिल है जर्मनी की, वो बंद हो गई है, दुनिया की सेकंड बिगेस्ट स्टील मिल जो मित्तल के साथ बनी हुई थी। वो जो टिश्यू पेपर वाली जो उनकी जर्मनी की बड़ी फैक्ट्री थी, जो लंबे लंबे दरख्त काट के दरियाओं में बहा जाते थे और पेपर ट्री जो थे, वो बंद हो गई है। 10% उनका एनर्जी क्राइसिस की वजह से उनका कारोबार बंद हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस हैंडल नहीं हो रहा, ये वजह है उसका, और वो ये असल वजह वॉर है और कुछ नहीं। वॉर प्रोग्राम का इस वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आज की डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।